जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने बेसिक टर्म्स देखी थी। इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता तो आप आई बटन पे देख सकते हैं। अगर आपको वो बेसिक टर्म्स पता है तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन को ग्राफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, क्यों कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से? हम जब लिख के समझ रहे हैं तो क्योंकि ग्राफ हमें विजुअलाइज कराता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। आप पढ़ के एक स्टेटमेंट पढ़ के तो बता सकते हो कि हाँ अच्छा टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन ग्राफ के थ्रू आप एकदम से देख के आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा इस टाइम पे पोजीशन यहाँ थी, वेलोसिटी इतनी चेंज हुई, एक्सेलरेशन इतना था। तो मतलब आप ग्राफ के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ और भी क्या क्या हेल्प करता है? वो कंपेयर करने में हेल्प करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर अलग अलग मोशन हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है, तो उनके हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मोशन कंपेयर भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, हम फिजिकल क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम ये भी पहचान सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो ग्राफ से हम ये देखते ही और उसे समझ के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया था आपको कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। ठीक है, और इन वन डायरेक्शन, यानी सीधा जा रहे हैं तो सीधा ही जा रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी। ठीक है, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो यही केस हम कंटिन्यू करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी, स्पीड वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। अब यहां से आप थोड़ा सा ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने, इसे होल्ड करो, क्योंकि इसे समझाने से पहले आपको कैसे प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो समझाना जरूरी है। जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, पोजीशन यानी कि आप ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर हो, यानी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम। ठीक है, कि आपका जो ओरिजिन है वहां से आप कितने दूर हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है वो देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है वो देख रहे हैं। आया समझ में? तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर हमने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोजीशन दे रखी है और टाइम दे रखा कि इस टाइम पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी ओरिजिन से, वो ये है, दे रखा है डाटा। ठीक है, यानी आप ओरिजिन से कितना दूर हो, सिंपल सी बात। और स्ट्रेट लाइन में देखेंगे हम, समझ में आ गया? तो आप प्लॉटिंग करते हैं, जैसे जीरो टाइम पे हम 0 मीटर पे थे, यानी कि हम कहाँ हैं, ओरिजिन पर ही खड़े हैं। जैसे यहां पर ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब जीरो टाइम पे ये है आपकी एक्सिस टाइम, तो मैं टी लिख देता हूं। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, पोजीशन बता रही है तो पी लिख देता हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, नीचे भी जा रही है, ये लेफ्ट में भी जा रही है, बस मैंने बनाई नहीं है। आप अपने ग्राफ में देखोगे तो बहुत सारी लाइन होती है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस हो जाती है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस हो जाती है। अब आपका मन करे इसको टाइम ले लो, इसको पोजीशन ले लो। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, टाइम एक्स एक्सिस पे मिलेगा और वाई एक्सिस पे पोजीशन मिलेगी। ठीक है, यानी लेंथ मिलेगी, कितनी दूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, इजी हो जाता है समझना, इसलिए ऐसे करते हैं, वरना आपको ग्राफ जो है पलटना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो टाइम कैसे बढ़ रहा है, 0 1 2 3, मतलब कि वो जैसे आप नंबर पढ़ते हो, गिनती करते हो, सीरीज की तरह बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5, क्योंकि ये ओ क्या है, 0 0 0 इसकी वैल्यू है। ठीक है,
अब पोजीशन देखो कैसे बढ़ रहा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, यानी ये 20-20 के गैप में बढ़ रहा है। तो आप इसमें ज्यादा ग्राफ बड़ा ना हो जाए, ज्यादा छोटा ना हो जाए, तो क्या कर सकते हो, ये 0 हो गया, ये 20 ले सकते हो, ये 40, ये 60, ये 80 और ये फाइनली 100। आप इसमें 10 भी ले सकते थे, जैसे ये 10, 20, 30, 40, तो वो और लेंथ हो जाती है उसकी। आपके ग्राफ में छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें आप ऐसे यूनिट डाल सकते हो, ठीक है। और ये मीटर में है, ये भी साइड में लिख दो, और ये सेकंड में है, ठीक है। तो आपके ग्राफ में जो छोटे छोटे बॉक्सेस है उसमें आप ऐसे लिख दो, और उन छोटे छोटे बॉक्सेस में और छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, वो आपको जस्ट आइडिया देते हैं कि अगर इधर कहीं वैल्यू आए तो आप गिन के अंदाजा लगा सको कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। समझ में आ गया कि यूनिट कैसे रखनी है। आप इसको अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, इसे 40 से भी कर सकते हो, 40, 80, 120, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में जो गैप आपने एक बार सोच लिया वही रखना है। ऐसे ही इसमें भी अगर यहाँ पे जो टाइम है हमारा ऐसे दिया होता 2, 4, 6, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला दिया है 0, 0, तो हमने वो ओरिजिन में मार्क कर दिया, ठीक है। अब दिखा है 1 सेकेंड में 20 मीटर पोजीशन है, यानी कि एक्स एक्सिस में 1 ये रहा, ठीक है, यहां तक आ गए। अब आप क्या करो, 20 ऊपर जाओ पैरेलली वाई एक्सिस के, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, और जब 20 आ गया तो आप रुक गए, यहां पर ही पॉइंट लगा दो। इसका मतलब क्या है, 1,20, यानी 1 सेकेंड में पोजीशन क्या थी, 20 मीटर थी, ठीक है। यानी ओरिजिन से कितना दूर है, 20 मीटर दूर है, ठीक है। अब अगला दिया है 2 सेकेंड में 40 मीटर, तो ये रहा 2 सेकेंड, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, 40 यहां है, तो ऐसे भी एक लाइन खींची होगी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 2,40। लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। मैं तो बस दिखा रहा हूं कि अच्छा इसका मतलब ये है 2 सेकेंड 40 मीटर। अच्छा, इसे लिखने का तरीका यही होता है, एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया दूसरा। तीसरे में 3 सेकेंड 60 मीटर, तो ये कहां होगा, यहां पे होगा, ठीक है। आपके ग्राफ में लाइन खींची होगी तो आपको आसानी होगी, ठीक है। 4 सेकेंड में 80 मीटर, तो ये यहां से ऐसे गए और 80 पे हम रुक गए, यहां पे कहीं, ठीक है, ये पॉइंट लग गया। 5 सेकेंड में 100 मीटर, तो यहां से गए और ये यहां पर आपने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपने मार्किंग कर दी। अब इसको क्या करो, स्ट्रेट लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधी सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है यहां से सीधी सीधी। अगर आप अपने पेज पे ग्राफ पे सही से मेजर करके मतलब स्केल से बनाओगे तो आपको बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई देगी। यहाँ तो थोड़ी बहुत आपको टेढ़ी नजर आ रही होगी, लेकिन आपकी जो कॉपी है अगर आप उस पर स्केल से अच्छे से करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। हमने क्या किया, प्लॉट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे डाटा करा चेंज, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, इस पे बनाऊंगा 0 सेकेंड पे 0, तो यानी यहीं पर, ठीक है। 1 सेकेंड में कहां पहुंच गया, 10 मीटर, तो 10 मीटर यहां कहीं होगा, तो यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरे सेकंड में 30 मीटर है, तो दूसरे सेकंड में 30 मीटर यहां कहीं होगा, तो ये यहां लगा दिया। तीसरे सेकंड में 40, तीसरे सेकंड में 40, तो ये यहां लगा दिया। चौथे सेकंड में 60, तो यानी 4, ऐसे सीधे जाओगे, चौथे सेकंड में 60 और ये यहां पर। मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पे यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इतना बड़ा, मैं अंदाजा देख के लगा रहा हूँ, अच्छा ऐसे सीधे ले जाऊंगा ऐसे नीचे ले जाऊंगा। लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप अच्छे से कर सकते हो।
5 सेकंड में 90 मीटर, यानी 5 सेकंड में 90 यहां कहीं होगा, ठीक है, 100 और 80 के बीच में। अब इसे जब आप जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो ऐसे जोड़ा, आगे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही होगी। इतना तो एरर नहीं करूंगा मैं कि स्ट्रेट लाइन को ऐसा कर्व बना दूं, आप भी नहीं करोगे, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में फर्क है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताता है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। यानी 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की 20 मीटर डिस्टेंस थी ओरिजिन से, यानी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ कह लो। दूसरे सेकंड में 40 थी ओरिजिन से, तीसरे सेकंड में 60 थी ओरिजिन से, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वो बताता है आपने कितना ट्रैवल करा। जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, 500 मीटर की दूरी थी, आप गए तो आप बताओगे मैंने 500 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। अब आप अपने स्कूल से अपने दोस्त के घर गए, वो 200 मीटर दूर था, तो आप बोलोगे मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया, 700 मीटर, क्योंकि आप घर से देख रहे हो कि घर से कितना ट्रैवल किया। अगर आप स्कूल से देखो कि मैंने स्कूल से कितना ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे 200 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपका घर है, स्ट्रेट लाइन में ही स्कूल है, और स्ट्रेट लाइन में ही क्या है, आपके दोस्त का घर, यहां से यहां तक 500 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक 200 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो आपने कितना ट्रैवल किया, 200 मीटर, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन आपकी घर से पोजीशन क्या है, आप दोनों को ऐड कर दोगे, 700 मीटर, यानी यहां से यहां तक 700 मीटर है, ऐड कर दिया आपने। तो आप पोजीशन बता रहे हो अपनी, जब आप दोस्त के घर थे कितनी है, घर से देख रहे हो ना आप, तो 700 मीटर है। तो यही बताता है पोजीशन डायग्राम, क्या बताता है कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो, वो भी शॉर्टेस्ट रास्ता। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर ये ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पे पहले से ही है, जीरो टाइम में, ओरिजिन से, ओरिजिन आपने कोई मान लिया, जैसे आप स्कूल में हो, ठीक है, वो 500 मीटर दूर है, तो आपने अपना रेफरेंस पॉइंट घर को मान लिया कि मैं घर से देख रहा हूं मैं कहां पे हूं। तो जीरो टाइम पे क्या होगा, आप मान लो यहां पर हो, ठीक है। तो ये तो पोजीशन ही बता रहा है ना कि आप घर से कितने दूर हो, आपने ये ट्रैवल तो नहीं किया ना। जब आप जीरो टाइम पे देख रहे हो तो ये ट्रैवल तो नहीं किया आपने, बस ये देख लिया कि मेरा घर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, तो मैं वहां से अभी कितना दूर हूं, मैं 40 मीटर दूर हूं सपोज, ठीक है। अब यहां से आपने ऐसे 60 मीटर पे गए, ठीक है। अब आप जैसे अपने दोस्त के घर गए, तो आप क्या बोलोगे, मैं घर से कितना दूर हूं, 60 मीटर दूर हूं घर से, लेकिन ट्रैवल कितना किया, इतना, यानी 60 माइनस 40, 20 मीटर, यहां लिख दो बड़ा बड़ा, 20 मीटर आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो आपने क्या किया, माइनस किया 60 माइनस 40। तो इसका मतलब अगर घर से ही आपने 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तो आप क्या बोलोगे कि मैं घर से चला 60 मीटर, मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया, और अब पोजीशन क्या है, वो भी 60 मीटर ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर ही है। तो अगर आप जीरो ले लो, जीरो टाइम पे अपना ओरिजिन पे ही खड़े हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, आपको पोजीशन बताता है आपके ओरिजिन से कहां पे हो आप,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है आप कितना ट्रैवल करे हो। आया समझ में? ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस बता रहा है आपने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन और वन डायरेक्शन मोशन की वजह से और आपने क्या ले लिया? पोजीशन को 0 ले लिया, मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर हो जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी बराबर हो जाएगी। आ गया समझ में? अगर इसमें जरा सी भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो प्लॉट करना आपको आ गया। अब देखो हमने क्या किया ग्राफ में, हमने देखा पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखा वेलोसिटी एक्सेलरेशन अभी देखेंगे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कंपेयर किया दोनों को कि ये सीधे सीधे जा रहा है और ये आड़ा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, आड़ा टेढ़ा ऐसे नहीं जा रहा, ग्राफ जा रहा है आड़ा टेढ़ा, जा तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन में रहे हैं। ये ऐसा है एक तरीके से जैसे आप दो दोस्त को एक साइड खड़ा कर दिया कि स्ट्रेट लाइन में आपको भागना है, एक ही स्पीड मेंटेन कर रहा है और एक पहले धीरे चल रहा है, फिर तेज चल रहा है, फिर धीरे हो जा रहा है, फिर तेज चल रहा है। यानी तेज भाग रहा है, तेज रनिंग कर रहा है, कभी धीरे कर रहा है, कभी तेज कर रहा है। तो जा तो ये सीधे ही रहे हैं, लेकिन डायग्राम जो है या ग्राफ जो है आपका, वो एक तो सीधा दिखा रहा है, एक ऐसे आड़ा टेढ़ा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्पीड बताता है कि ये एक ही फेज में बने हुए हैं और सीधे सीधे जा रहा है, और दूसरे वाला अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो वो चेंज कर रहा है, इसलिए ग्राफ चेंज कर रहा है। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ये नहीं बताएगा कि आपने लेफ्ट लिया राइट लिया, या आपका पाथ नहीं बताएगा कि आप कैसे कर रहे हो ट्रैवल। ये बस ये बताएगा कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो, वो भी शॉर्टेस्ट रास्ता। तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा ये, तो इसका मतलब ये आपका पाथ नहीं बताएगा, ये बस ये बताएगा अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म है। क्या है ये? यूनिफॉर्म। और यहां पर एक सेकंड में आपने 10 मीटर भागे, अगले सेकंड में कितना हुआ? 30 माइनस 10 यानी 20, उसके अगले सेकंड में 40 माइनस 30 यानी 10। इनके अगर बीच में मैं डिस्टेंस लिखूं तो ये 10 है, 10 मीटर चला हुआ यहां से यहां तक, और अगले एक सेकंड में वो 20 मीटर चला, अगले एक सेकंड में वो 10, फिर अगले एक सेकंड में वो 60 माइनस 40 तो यानी 20। तो मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने ग्राफ के मीडियम से क्या देखा कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। आ गया समझ में? आगे हम फिजिकल क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी हम पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से बना दिया, आप नोट कर लेना। ठीक है, मतलब बना लेना। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता कर सकते हैं कि कहां पे ऑब्जेक्ट है। दूसरा, हम एवरेज वेलोसिटी या फिर हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो जो कि क्या है? 40 पे है, और आप ये पॉइंट ले रहे हो जो कि कहां है? 80 पे है, तो आप देखोगे इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 40 का, 40 मीटर का। तो आपने क्या किया? 80 माइनस 40 किया। अगर मैं इसको बोल दूं S2 और इसको बोल दूं S1, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। S2 पॉइंट का नाम रख दिया मैंने, और ये S1। तो आप ये कह सकते हो कि S2 माइनस S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी S2 माइनस S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब आप क्या करते हो, यहां पे देखोगे टाइम क्या था?
यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम 2 है, तो इसको आप कर दो t1, यानी पहले क्या इंस्टेंट ऑफ टाइम था और दूसरे टाइम में क्या इंस्टेंट ऑफ टाइम था 4, तो ये t2। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा, जो ड्यूरेशन है, वही टाइम इंटरवल होगा। यानी इतने डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 4 - 2 यानी कि 2। तो इसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड का। तो आपने क्या किया, t2 - t1 यानी 4 - 2, आंसर 2 आया। तो t2 - t1, तो क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही किया लेकिन ग्राफ से। तो s2 - s1 डिवाइड बाय t2 - t1 आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एक्चुअल में किया तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखा और टाइम को नीचे रखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू में वेलोसिटी। तो ऐसे आपने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक ट्राइंगल बनाता हूं। ये ट्राइंगल बन गया, ये है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर एक थीटा होगा, ये क्या है, थीटा। थीटा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कुछ एंगल होगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। ठीक है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, कैपिटल एच ले लो यार। ठीक है, यहां से यहां तक क्या था डिस्टेंस, 40 मीटर। अभी 80 - 40 किया था आपने। यहां से यहां तक कितना टाइम है, 2 सेकेंड, यानी 4 - 2 किया आपने। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई एक तरीके से। अब इस थीटा को क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये थीटा बताता है आपका स्लोप। स्लोप होता है आपका tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता चलेगा कि tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मैं मतलब बता देता हूं, थीटा और साइड में क्या रिलेशन होता है वही ट्रिग्नोमेट्री होती है। यानी थीटा बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर और बेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इसका रिलेशन बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आप 10th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो अभी बस याद रखो स्लोप इज इक्वल टू में tan थीटा। और स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही आपका क्या है, स्लोप है और tan थीटा है। आ गया समझ में। यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो तो वो स्लोप हो जाता है और वही क्या है, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा को हाइड कर लो क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ठीक है, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, स्लोप क्या बताता है कि लाइन कितनी सीधी है, कितनी झुकी हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थीटा से कनेक्टेड है। जब भी आप सीडी को ऐसे लगाते हो और आपको क्या करना है, उसको सीधा करना है, तो आप क्या कर रहे हो, इस एंगल को बढ़ा रहे हो। और अगर आप चाहते हो ये पॉइंट इससे कनेक्ट रहे तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा और बेस कम होगा यानी पास आएगा। कभी भी आपने सीढ़ी लगाई, लैडर लगाया होगा तो ऐसे लगाई होगी। अगर आपको लग रहा है नहीं ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे इस लेंथ में, तो आप परपेंडिकुलर को बढ़ाओगे और बेस को कम करोगे। भाई ये पास करोगे ना ये वाला, या तो सीढ़ी को और जोड़ोगे, वो कर नहीं सकते आप, तो इसको क्या करोगे, ऐसे पास ले जाओगे और ऊपर परपेंडिकुलर बढ़ जाएगी। तो यानी अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। कैसे, जब आप क्या करते हो, 4 को 2 से डिवाइड करते हो और 6 को 1 से डिवाइड करते हो, तो इसकी वैल्यू आती है 2, इसकी वैल्यू आती है 6। यानी कि अगर ऊपर वैल्यू बढ़ जाए नीचे कम हो जाए तो आंसर ज्यादा आएगा। या फिर ये भी कह सकते हो अगर ऊपर बढ़े नीचे सेम रहे तब भी ज्यादा आएगा। जैसे 6 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, तब भी तो ज्यादा ही आई। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ऊपर सेम रहे और नीचे कम हो जाए यानी 1 हो गया,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। ये इससे अभी भी ज्यादा है, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें ऊपर भी बढ़ रही है और नीचे कम भी हो रही है, तभी सबसे ज्यादा आई है। ठीक है, तो स्लोप में जब थीटा बढ़ रहा है तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, यानी ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे जो बेस है ये कम हो रहा है, नीचे बेस कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा आएगी। और वहीं आप अगर थीटा कम कर रहे हो तो परपेंडिकुलर कम हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, यानी कि इसको ऐसे कर रहे हो तो ये आगे जा रहा है, तो यानी बेस बढ़ रहा है। तो बेस बढ़ने से, परपेंडिकुलर कम होने से स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूं स्लोप के, क्योंकि स्लोप आपको बताता है वेलोसिटी। स्लोप में किया क्या हमने, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि 40 डिवाइड बाय 2 सेकंड, और ये क्या है, s2 माइनस s1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्लोप क्या है आपका, वेलोसिटी है। क्लियर हो गया, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, यानी जितना ज्यादा थीटा होगा, ऐसे एंगल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा स्लोप होगा और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी। जितना कम स्लोप होगा उतनी ही कम वेलोसिटी होगी। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो ऐसे, और वन डायरेक्शन में तो है ही है, ठीक है, स्ट्रेट हो और स्लोप इनका हर जगह सेम हो, जैसे यहां पर आप अगर स्लोप निकालो तो कितना होगा, यहां पे 20, यहां पर 1 से 2 तक गए 1 सेकेंड ही होगा, 20 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू में 20। यहां पर हमने देखा था क्या, 40/2, इसका भी आंसर कितना आएगा 20। यानी आप ऐसे देख लो, इतने में देख लो, इतने में देख लो, इतने में देख लो, इतने में देख लो, स्लोप सबका सेम आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्लोप सबका सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको और उसका स्लोप सेम है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी वेलोसिटी उसकी हर जगह सेम है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दिखा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये बिल्कुल ऐसे, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, मतलब आप ओरिजिन से देख रहे हो ये 1 सेकंड पे भी यहीं पे है, 2 सेकंड पे भी यहीं पे है, आगे 3 पे भी यहीं पे होगा अगर आगे लाइन खींची होगी तो, और 0 पे भी यहीं पे था, यानी वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। और स्लोप से कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहां पर परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, थीटा 0 है, परपेंडिकुलर दिख रही है आपको कहीं भी, नहीं दिख रही, तो बेस ही बेस दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर 0 डिवाइड बाय बेस, कोई वैल्यू होगी। तो अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 ही तो आता है, तो यानी कि स्लोप 0, वेलोसिटी भी 0। कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब स्लोप में हम कर्व में कैसे निकालते हैं, जैसे हमने देखा था कोई पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इसमें बनाओगे आप टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व में एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, इसके सीधी एक लाइन खींच दो, बिल्कुल सीधी सीधी, तो ये हो जाएगा इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में भी आप मैथ में पढ़ोगे। टेंजेंट क्या हुआ, एक कर्व है, कोई सा भी सर्कल भी हो सकता है, कैसा भी कर्व है, ठीक है, इस कर्व में कोई भी एक पॉइंट लो, जैसे हमने ये लिया, अब इससे सीधी सीधी एक लाइन पास कर दो। ऐसे नहीं करनी है आपको, ऐसे करनी है कि वो लाइन बस इसी पॉइंट से कनेक्ट हो, बाकी किसी भी कर्व में टच ना हो, ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट में ना हो टच। तो यहां पे ऐसे कर दिया, तो यही क्या है, टेंजेंट है। अगर मैं ये पॉइंट यहां पर ये ऐसे स्लोप होता और यहां पे पॉइंट लेता, तो मैं ऐसे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करता जिसमें सिर्फ एक ही बार इस कर्व को टच करे उस पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा हमें, ये टेंजेंट बताएगा स्लोप। जैसे इस पॉइंट पे टच किया था और ऐसे ही एक ऐसे सीधी लाइन खींच दो, तो यहां पे एक थीटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, यहां पे एक छोटा सा एंगल। यहां देखो दोबारा, जैसे ये कर्व है, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया
और इसी से पास करते हुए एक लाइन खींच दी, और कहीं से भी ये लाइन टच नहीं हो रही कर्व पे, बस इस पॉइंट के अलावा। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे लाइन खींचोगे तो ये क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। ठीक है, अब ये थीटा आपको स्लोप बताएगा। कैसे बताएगा, स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी बाय बी। ठीक है, अब यहां पर थीटा में आप वैल्यू रखोगे, जैसे टेन 45 है, 45 डिग्री यहां पे थीटा की वैल्यू है, तो टेन 45 का मतलब होता है 1। ये आप 10th में सीखोगे। ठीक है, तो कर्व में आपको झंझट लेना नहीं है, क्योंकि अभी आपने इतनी मैथमेटिक्स सीखी नहीं। ठीक है, तो कर्व में भी स्लोप से आप वेलोसिटी बता सकते हो एट पर्टिकुलर टाइम पे। ये इसी टाइम पे वेलोसिटी निकलेगी, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकलेगी, ये नहीं कि वेलोसिटी हर जगह हो, ये इसी इंस्टेंट पॉइंट पे, यानी ये बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वेलोसिटी थी वो बताएगा। आ गया समझ में? तो अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा कि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ये बताएगा। तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिया है, तीन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, वो हर टाइम पे इतनी ही स्पीड या वेलोसिटी कह लो वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है लगातार, हर एक सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। जैसे पहले सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड कर ली, दूसरे सेकंड में 4, तीसरे सेकंड में 6, मतलब बढ़ा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, वो अपनी वेलोसिटी कम करे जा रहा है हर एक सेकंड में। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, जिसकी वेलोसिटी सेम है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, या फिर ये कह लो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम पे, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 6 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो 3 सेकंड में कितनी ट्रेवल करोगे, 6 3 जा 18, यानी 18 मीटर। फिर मैं बोलूंगा अगले 3 सेकंड में कितनी ट्रेवल करोगे, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, तो यानी आपने हर एक 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 18। तो यानी यहाँ क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से। इतना क्लियर? अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सेलरेशन है, आगे हम देखेंगे कितनी है और कैसी है ये एक्सेलरेशन, पॉजिटिव है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव ए, यानी एक्सेलरेशन तो है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में भाग रहा हूं तो पीछे से अगर मुझे कोई धक्का मारेगा तो मैं और तेजी से भागूंगा। तो यही हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। यानी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बढ़ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है। कि जैसे मैं ऐसे भाग रहा हूं तो सामने से अगर किसी ने मुझे टक्कर मारी तो मैं या तो रुकूंगा कि स्पीड मेरी 0 हो जाएगी, या तो मैं पीछे जाऊंगा कि स्पीड मेरी उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, आपने एक्सेलरेटर दे रखा था, स्पीड थी आपकी, और फिर आपने ब्रेक मारना स्टार्ट किया, तब ये कंडीशन आएगी। यानी ब्रेक जब मारा आपने तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गई और एक टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये बताया। नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। आ गया समझ में? तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ग्राफ से क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल सकती है, पहला तो वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब यहां पे स्लोप कैसे होगा, जैसे मैं इसे हटाता हूं, ऐसे कर लो इसे। ठीक है, अब यहां पे स्लोप मैं देखने वाला हूं,
ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। स्लोप अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, P अपॉन बी, ये स्लोप होगा। लेकिन अब ये देखो कि परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है यहां पे। बेस में क्या देखोगे, क्या है ये, चेंज इन टाइम, यानी 1 सेकेंड। बेस 1 सेकेंड, परपेंडिकुलर 2 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, चेंज इन वेलोसिटी। बेस क्या है यहां पे, चेंज इन टाइम। तो अगर मैं ये बोल दूं यहां पे जो स्पीड थी या फिर वेलोसिटी, तो वो क्या है, v है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आप इतने में ही देख रहे हो, इन दोनों को क्या करो, इग्नोर करो। अभी तीसरा सेकंड जो है आपका, वो फाइनल टाइम है, कि अगर यहीं आप रुक गए और स्टार्ट कहां से किया था, 2 सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी सबसे पहले क्या वेलोसिटी थी आपकी, ये, यानी इसे u ले लो। ये फाइनल वेलोसिटी, इसे v ले लो। ऐसे डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज कैसे मिलेगा आपको, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तभी तो मिलेगा। आपके पास 10 चॉकलेट थी, 5 आप खा गए, कितनी बची, कैसे जानोगे, 10 माइनस 5, यही बोलोगे ना। तो यहां पे हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल माइनस कर दिया, यानी कितना चेंज आया, यही करोगे। तो वो है परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी में चेंज। ये क्या वैल्यू दे रहा है आपको, परपेंडिकुलर यहां पे वैल्यू क्या दे रहा है, 6 माइनस 4, जो कि आपका वेलोसिटी है। तो यानी ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर आ गया। T2 माइनस T1 कर रहे हो, तो ये क्या दे रहा है आपको, चेंज इन टाइम। तो यहां पे T2 माइनस T1 आ गया, यानी चेंज इन टाइम बेस में। तो यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। समझ में आया, स्लोप का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये इसका मतलब है। ग्राफ में जब पोजीशन टाइम ग्राफ था तो परपेंडिकुलर दे रहा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना चेंज आया, और बेस क्या दे रहा था, टाइम, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में परपेंडिकुलर क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, बेस में क्या दे रहा है, चेंज इन टाइम। और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया। तो यहां पे स्लोप p बाय बी क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो स्लोप यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन देगा, यानी स्लोप क्या बताएगा कि वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो कितनी तेजी से चेंज हो रही है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखे थे हमने। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर यहां से हम यहां तक देखें तो क्या बोलोगे आप कि फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 6 है, तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 2, ये 2 नहीं है ना, ये 1 है, 1 और ये 3, तो T2 3 हो गया माइनस T1 1 हो गया, तो ये 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में 0, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। और यहां पर कोई परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रहा आपको स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो परपेंडिकुलर 0, और अगर न्यूमरेटर में 0 होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वैल्यू 0 ही आती है। यानी आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो तो क्या होता है, 0 ही आती है। तो स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या देख रहे थे, एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहां से यहां तक के बीच में देखते हैं क्या एक्सेलरेशन है। परपेंडिकुलर दे रहा है आपका 6 माइनस 4, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 6 माइनस 4, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी 3 माइनस 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर s माइनस 2 भी लिख सकते हो। तो स्लोप से भी ये दे गया,
एक्सेलरेशन, और आपने फॉर्मूले से भी निकाल लिया, तो सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता तब एक्सेलरेशन नहीं मिलता, तब वेलोसिटी मिलती। आगे समझ में। अब तीसरा केस है रिटार्डेशन, यानी स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर मैं इतने केस में देखूं, इतने में ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, ये फाइनल है, क्योंकि आप टाइम में जब आगे बढ़ोगे तो फाइनल आगे वाला ही तो होगा, पीछे वाला थोड़ी होगा। तो ये अब हो जाएगा v और ये हो जाएगा u। तो v की वैल्यू यहां पे कितनी है 4, माइनस यहां पे v की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड बाय बेस कितना है 2 - 1, यानी चेंज इन टाइम 2 - 1, तो ये आ गया -2 डिवाइड बाय 1, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब स्पीड या फिर वेलोसिटी कम होगी। आ गया समझ में। अब डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है इससे, कैसे, आपको एरिया निकालना होता है। जैसे आपको क्या करना है, ये लाइन दिख रही है ग्रीन, यहां से 0 सेकंड से आपने स्टार्ट किया, 3 सेकंड तक चले, तो वेलोसिटी तो 6 ही है, टाइम कितना है 3। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, 3 सेकंड में कितना ट्रेवल करोगे, तो आप क्या बोलोगे, 6 × 3 = में 18 मीटर चलेंगे हम। तो यही एरिया भी बता रहा है। जैसे अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये 3 से जुड़ रहा है, ठीक है, इसको जोड़ दिया, और ये और ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी एक लेंथ 6 है और एक लेंथ 3 है, तो 6 × 3, तो एरिया आ गया बीच वाले का। भाई रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ है, लेंथ, चलो यहां लिख दे, ये लेंथ है इंटू ये ब्रेड्थ है नीचे, तो ये बी, तो ये क्या हो गया LB एरिया। तो 6 × 3, तो ये बीच का एरिया आ गया। आया समझ में। अब आप क्या करो, आप देखो 3 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इसको देखूं तो इसको जोड़ दो। आप क्या कर रहे हो, 3 सेकंड से 5 सेकंड तक के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसे निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा इसका। अब मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट ने जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो उसके लिए आपको ये लाइन और ये इसका एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आया। मैंने क्या किया, जब मैं स्टेट वेलोसिटी का देख रहा था जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया क्योंकि इसी के अंदर आ रहा था ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का देख रहा हूं जो वेलोसिटी बढ़ रही थी जिसकी कंटिन्यूसली 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पे, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। एरिया कैसे निकलेगा, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो, या तो 1/2 इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी कि 6 + 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2, तो 16 आंसर आ जाएगा इसका, 16 मीटर। या फिर आप क्या करो, एक ऐसे लाइन खींच दो, ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहां लिख देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब वैल्यू पुट करो 1/2, बी कितना है यहाँ पे, ये 5 - 3 2,
तो ये 2 हो गया, इनटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक हाइट है, तो यानी 10 माइनस 6 4, प्लस एल कितनी है, यानी ये 6, इंटू बी यानी ये कितना है 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 12, ये 16 मीटर। तो यानी एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, किसमें, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। आया समझ में। अब देखो हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकाली, स्लोप से एक्सेलरेशन निकला, और एरिया से क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप बता रहा था वेलोसिटी, और हम देख के बता रहे थे कि पोजीशन कहां पे होगी किस टाइम पे। ठीक है, अब एक आपकी बुक में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसा ही आपको प्लॉटिंग होगी, सेम टू सेम, बस यहां पे एक्सेलरेशन डाल देना और यहां पे डाल देना, यहां की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा। ऐसे लाइन होगी यानी एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। ऐसे लाइन होगी यानी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यही मतलब है। एक्सेलरेशन में स्लोप आपका कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जब एरिया निकालोगे तो आपकी वेलोसिटी निकलेगी, कितना वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे देखता कि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, तो इसका अगर एरिया निकालूंगा तो ये पता चलेगा कि इंच टाइम में क्या हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है तो कितनी चेंज हुई है, बस यही पता चलेगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे अभी तक कि स्ट्रेट लाइन मोशन है और वन डायरेक्शन में है। अब एक पॉइंट उसमें और ऐड कर लो कि आप वही चीज पढ़ोगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही, या तो उसकी वैल्यू 0 है, या फिर अगर उसकी वैल्यू कुछ है तो वही वैल्यू रहेगी पूरे टाइम, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वो केस नहीं पढ़ोगे जिसमें टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वो आप नहीं पढ़ोगे इसमें। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायरेक्शन, और वो भी कब, जब एक्सेलरेशन या तो 0 हो या फिर अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है तो वो सेम रहेगी उस पर्टिकुलर सवाल में, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आ गया समझ। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। देखो हो क्या रहा है, आपको अलग अलग चीजें पता चल रही है, नई चीजें पता चल रही है, नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, आपका जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब 9th क्लास में अलग अलग चीज आई, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तक तो चलो हमने सुना था, डिस्प्लेसमेंट अलग होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब क्या हो रहा है कि आप नई चीजें सीख रहे हो, और जब भी नई चीज सीखते हो ना तो आपका दिमाग क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है उसको कैच करने में। तो आपने एक बार पढ़ा, जितना समझ में आया, फिर आप क्या करो, जो नोट्स आपने लिखे होंगे तो उसको दोबारा पढ़ो, फिर थोड़ा और समझ में आएगा, फिर और समझ में आएगा, फिर आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 11th-12th में अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो 11th-12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।